हेलो बच्चों, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक दैट विल बी डबल कॉलम कैश बुक। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में बात करी थी और सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है पूरे अच्छे से डिटेल में हम लोगों ने बात कर रखी है, विदाउट द जीएसटी और विद द जीएसटी, दोनों तरीके से हमने बात करी थी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना डबल कॉलम कैश बुक। ठीक बात। अब डबल कॉलम कैश बुक की अगर मैं बात करूं फॉर्मेट के ऊपर हम बात करें ना बच्चों, तो फॉर्मेट क्या हुआ, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक। उसको हम बोल रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक। क्या बोल रहे हैं? डबल कॉलम। अब डबल कॉलम का मतलब है जहां पर दो कॉलम एक साथ मेंटेन किए जाते हैं उसको हम बोल रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक। मतलब जहां पर हम कैश का भी हिसाब रखेंगे और बैंक का भी हिसाब रखेंगे, यानी एक ही बुक के अंदर हम कैश और बैंक दोनों का हिसाब अगर बनाएं तो वो कहलाएगा आपका डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है बात। चलिए आगे हम बात करें। अगेन आपका जो फॉर्मेट होगा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश और बैंक। ठीक है बात। डेट में हमने डेट लिखनी है, पर्टिकुलर में हमने जो इवेंट होगा वो लिखना है। एलएफ यहाँ पर क्यों लिखा है? एलएफ का बड़ा खतरनाक रोल है, यहाँ पे एलएफ लिखना बहुत जरूरी है। सिंगल कॉलम कैश बुक जब हम कर रहे थे मैंने कहा था आपसे वी नंबर यानी वाउचर नंबर लिखो या एलएफ लिखो, कहा था दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इन प्लेस ऑफ दिस एलएफ वी कैन राइट वी नंबर, मतलब वाउचर नंबर भी हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी इस बात से बिल्कुल नहीं है। लेकिन सिंगल कॉलम कैश बुक में उसे आप लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ना लिखें ज़्यादा बेहतर। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम इस डबल कॉलम कैश बुक की बात करें तो एलएफ का कॉलम बनाना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक टर्म हमें सीखनी है, जिस टर्म के ऊपर हमको कमांड बनानी है बच्चों, वो है कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, एक हमारे पास टर्म आएगी कॉन्ट्रा एंट्री। तो इस टर्म के ऊपर हम लोग को कमांड बनानी है बहुत अच्छे से। अब कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है अगर बात करो ना कॉन्ट्रा एंट्री की, अगर की कॉन्ट्रा एंट्री क्या है भाई, तो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब हुआ ऐसा कोई ट्रांजेक्शन, मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, पहले हम समझिए, एक बार मैं लिख के समझाता हूं आपको। लिखा है द ट्रांजेक्शन, है ना, दैट ट्रांजेक्शन विच विल, है ना, विच विल इफेक्ट द कैश एंड एज वेल एज बैंक। ठीक है बात। क्या मतलब बताया मैंने? देखो कॉन्ट्रा एंट्री हमें सीखनी है जब भी हम डबल कॉलम कैश के ऊपर बात करें, तो डबल कॉलम कैश बुक बिल्कुल सिमिलरिटी है या सिमिलर है सिंगल कॉलम कैश बुक के। लेकिन जो डिफरेंस रहता है ना बच्चों, वो डिफरेंस रहता है आपका कॉन्ट्रा एंट्री का। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? ऐसा कोई, देखो मैं क्या लिखा था, ट्रांजेक्शन, है ना, विच विल इफेक्ट, जो इफेक्ट करेगा, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जो इफेक्ट करेगा किसे, द कैश एंड एज वेल एज बैंक। यानी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो आपकी कैश और बैंक दोनों में हलचल मचा दे, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, इसके दो ही एग्जाम्पल दुनिया भर में है। तो एक एग्जाम्पल क्या है, एक है डिपॉजिटेड, है ना, डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक, इनटू दी, ठीक है, इनटू द बैंक। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ना, ये कॉन्ट्रा एंट्री का ट्रांजेक्शन है, यानी इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री वाला ट्रांजेक्शन बोलेंगे। क्यों? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिपॉजिटेड कैश, हमने कैश को डिपॉजिट किया इनटू द बैंक ऑफ ₹5,000। ठीक है, ऑफ ₹5,000। देखो क्या होता है जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं। सपोज करिए मेरी जेब में 5,000 रुपये थे, मैंने अपनी जेब से 5,000 रुपये निकाले और बैंक को दे दिए। होता क्या है, अब मेरी जेब में जो कैश था ना, अब वो तो डिक्रीज हो गया, लेकिन मेरा जो बैंक है वो इंक्रीज हो गया। तो ये ऐसा इवेंट हुआ जिसने मेरे पॉकेट यानी मेरे कैश को और साथ साथ मेरे बैंक को इफेक्ट किया। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। उसी को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री को यहाँ किस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ, वो हमको आना चाहिए। बाकी कैश बुक चाहे आप सिंगल बनाओ चाहे आप डबल बनाओ, कोई फर्क रत्ती भर का नहीं है सिवाय इस टर्म के जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक ऑफ ₹5,000, इसकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से करेंगे वो इंपॉर्टेंट मुद्दा, वो हमने सीखना है। देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, हमने जब डिपॉजिट किया ना कैश इनटू द बैंक, तो जो हमारा बैंक है, देखो यहाँ पर बैंक और कैश दोनों इफेक्ट हुए, बैंक और कैश दोनों इफेक्ट हुए। बट हुआ क्या, बैंक तो मेरा इंक्रीज हो गया, बैंक इंक्रीज हुआ ना, मतलब अगर मेरे बैंक अकाउंट में पहले से 10,000 रुपये थे ऑलरेडी, अगर मैं 5,000 रुपये और डाल दूंगा तो कितने जाएंगे, 15,000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन माना अगर मेरी जेब में 5,000 रुपये या 7,000 रुपये मेरी जेब में थे, मैंने उनमें से निकाल के 5,000 रुपये सबमिट कर दिए बैंक में, तो मेरी जेब तो खाली हो गई ना, मेरी जेब में अब से 2,000 रहे ना। तो मेरी जेब का मतलब हुआ मेरा जो कैश वाला मामला है वो तो डिक्रीज हो रहा है, वो आपका डिक्रीज हुआ और मेरा बैंक इंक्रीज हो गया। अब इसका यहाँ इस कैसे रिकॉर्डिंग होनी है, देखें ये कैश बुक है हमारी, ये साइड आपकी डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश, इतना जो मामला है वो डेबिट कहलाता है। डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश क्रेडिट, ये आपका इतना मामला क्रेडिट कहलाता है। ठीक है बात।
अब जो कैश बुक है वो रियल बुक है, सॉरी रियल अकाउंट है, सॉरी रियल बुक नहीं रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का नियम है व्हाट कम्स इन, जब भी आपको आए रियल में उसको आप टू साइड रिकॉर्ड करेंगे, यानी डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, जिसको हम टू साइड के नाम से भी जानते हैं। और अगर हमारा खर्चा हो, है ना, व्हाट गोज आउट, अगर कुछ भी जाए रियल फॉर्म में, अगर कुछ भी जा रहा हो तो उसको आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अल्टीमेट लेवल पर कहने का मुद्दा क्या हुआ, एक्सपेंसेस आपके इस साइड रिकॉर्ड होंगे और इनकम आपकी यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी। क्लियर है बात? एक्सपेंसेस यहाँ, वो चाहे फिर कैश हो या चाहे बैंक हो, दोनों के खर्चे यहाँ रिकॉर्ड होंगे। और बात रही इनकम की, तो इनकम हमने कहाँ रिकॉर्ड करनी बच्चों, यहाँ रिकॉर्ड करनी है। ठीक है बात? देखिए अब यहाँ पर समझे जरा बात क्या है। डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक ऑफ ₹5000। ऐसे में आपको देखें, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि भैया ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री क्यों है? क्योंकि ये बैंक और कैश दोनों को इफेक्ट कर रही है, इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री है। कैसे रिकॉर्ड करोगे भाई, हमारा बैंक तो इंक्रीज हो रहा है, बैंक प्लस हो रहा है, हो रहा ना बैंक प्लस, और पैसा अगर आए उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ होती है, तो आप बैंक वाले कॉलम में डालोगे 5000 रुपए। समझ में आ रही बात? ये हमारी इनकम वाली साइड है और ये हमारी खर्चे वाली साइड है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक तो बढ़ा, बैंक तो प्लस हुआ, तो बैंक अगर प्लस हुआ तो बैंक वाले कॉलम में 5000 मैंने यहाँ दिखा दिए। और कैश माइनस हुआ, हुआ कि नहीं हुआ कैश माइनस? बिल्कुल। तो कैश वाले कॉलम में आप यहाँ दिखाएंगे 5000 रुपए। कि एक ही ट्रांजेक्शन है लेकिन दो जगह इफेक्ट कर रहा है, इसलिए दोनों जगह इसकी रिकॉर्डिंग होती है। ठीक, अब यहाँ पर कैश क्यों गया, यहाँ पर कैश क्यों गया, तो यहाँ पे लिखोगे बाई बैंक। तो यहाँ पर रीजन क्या था, बैंक अकाउंट रीजन था। यहाँ पर रीजन क्या था, बैंक अकाउंट। अच्छा ये बैंक में 5000 रुपये कहाँ से आया, रीजन क्या था, तो लिखेंगे आप टू कैश। ठीक है, टू कैश अकाउंट आप रख देंगे। समझ आई बात कॉन्ट्रा एंट्री की? अब मैं कहता कि एलएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एलएफ के बनाते हैं, तो एलएफ में आप सी लिखेंगे, यहाँ पे भी सी लिखेंगे और यहाँ पे भी सी लिखेंगे, ताकि देखने वाले को पता चल पाए कि अच्छा ये कॉन्ट्रा एंट्री है। भाई कॉन्ट्रा एंट्री का समझ गए मुद्दा? देखो दोबारा समझा रहा हूँ। डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक ऑफ ₹5000 आपने लिखा, का मतलब ये हुआ कि आपने बैंक में 5000 रुपए डिपॉजिट किए। इस कंडीशन में आपका जो बैंक है वो तो इंक्रीज हुआ, लेकिन आपका कैश डिक्रीज हो गया। तो इसलिए जब आपका बैंक इंक्रीज हुआ उसकी रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे करेंगे भैया, क्योंकि जब पैसा आता है ना तो उसकी रिकॉर्डिंग हम टू साइड करते हैं, वो चाहे कैश वाले कॉलम में आए चाहे बैंक वाले कॉलम में आए। और अगर हमारा कैश जाएगा, गया ना कैश, हमारा खर्चा भी तो हुआ, 5000 रुपये खर्चा हुआ, बैंक बढ़ गया, तो हमारा कैश वाले कॉलम के लिए तो खर्चा हो गया और बैंक वाले कॉलम के लिए इनकम हो गई। तो इसलिए इसको यहाँ दिखा दिया 5000 रुपये, इसको 5000 रुपये यहाँ पे दिखाया, यहाँ दिखाया विद द नेम ऑफ बैंक और यहाँ पे दिखाया विद द नेम ऑफ कैश। होप समझ में आ गया होगा। अगली बात करें, यहाँ मैंने अभी तक तो लिखा डिपॉजिटेड। अगर हम बात करें, मैंने कहा आपकी सिर्फ दो ही दुनिया में ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो बैंक और कैश दोनों को इफेक्ट करते हैं। तो पहला तो आपको मैंने बता दिया, डिपॉजिट करना बैंक में, दूसरा बैंक से विड्रॉ करना। ठीक है, दूसरा बैंक से विड्रॉ करना आपका क्या होता है, तो विड्रॉ कैश। ठीक है, यहाँ पे इंटू तो होगा ही, यहाँ पे हम लिख देंगे विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक ऑफ ₹10,000। सपोज करो मैंने बैंक से 10,000 रुपये निकाले, अगर अब क्या होगा, बैंक और कैश दो कॉलम है मेरे पास, तो अगर मैंने बैंक से 10,000 रुपये निकाला तो क्या होगा, मेरे पास 10,000 रुपये आ जाएंगे लेकिन बैंक डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो पहले तो ये पहचानो कि ये कॉन्ट्रा वाला मामला है भी नहीं, बिल्कुल कॉन्ट्रा वाला मामला है, क्योंकि बैंक और कैश दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैं बैंक में गया, मैंने 10,000 रुपये विड्रॉ किए, तो कैश वाले कॉलम के लिए तो इनकम हो गया, नहीं कैश तो बढ़ गया लेकिन बैंक डिक्रीज हो गया। अब देखें, कैश वाले कॉलम की तो इनकम है, अगर आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, है ना, तो कैश वाले कॉलम की तो इनकम हो गई, इनकम को वो इस साइड डालेगा, यहाँ लिख देगा 10,000 रुपये, लिखेगा 10,000 रुपये, लेकिन यही 10,000 रुपये बैंक वाले कॉलम के लिए खर्चा है, तो बैंक वाला कॉलम यहाँ पर डाल देगा, 10,000 रुपये डाल देगा। अब बैंक से पैसा गया है तो ये 10,000 रुपये कम होने का रीजन क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश। ठीक है, बाई कैश लिखेंगे आप। ऐसा नहीं कर सकते कि भैया बैंक वाले में से आपने 10,000 रुपये लेकर यहाँ लिख दिया बाई बैंक, ऐसा नहीं करेंगे आप। कॉलम आपका ऑलरेडी बैंक है तो अपोजिट नाम आते हैं, अपोजिट नाम आपने यूज करने, अगर बैंक वाले कॉलम में से पैसे कट रहे हैं तो कैश का नाम आएगा, और अगर कैश वाले कॉलम में पैसे चल रहे हैं तो बैंक का नाम आएगा, लिखेंगे टू बैंक। ठीक है, ऐसे समझ लेना कि भैया ये 10,000 रुपये कहाँ से आए, ये बैंक से आए, ये 10,000 रुपये क्या है, ये कैश चला गया इसलिए रिकॉर्ड कर रखा है। तो इसके आगे फिर यहाँ पे सी और यहाँ पे सी, बस इतना ही है डबल कॉलम कैश बुक में टफ, जो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आई थिंक बच्चों को करता है। और अगर आपने ये समझ लेना बात मेरी, बहुत सिंपल सी बात आपको बताई, एक बार में जेब बढ़ रही है, एक बार में घट रही है, तो बहुत सिंपल मुद्दा हुआ। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप गारंटी ले जाइए कि डबल कॉलम कैश बुक आपको आ गई। एक बार ये स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें आप लोग, देख लें एक बार, तो 2 मिनट का मैं आपको, 2 मिनट तो नहीं, खैर मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आप एक बार बातें देख लें, चेक कर लें, और अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी इसके बाद भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट पर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, पर्सनल आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं है। ठीक है बात।
तो चलिए एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। फिलहाल आपको जो कॉन्ट्रा एंट्री का मामला था वो समझाया, फॉर्मेट किस तरीके से बनता है वो समझा दिया। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। तो जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, कहता है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक। साफ साफ लिखा है कि डबल कॉलम कैश बुक में मेंटेन करना है एंड बैलेंस इन द बुक ऑन 31 मार्च 2019। फिर लिखता है तो 2019 की सारी बातें 2019 की हैं और मार्च की हैं। इंपॉर्टेंट है, सारी बातें 2019 की हैं और मार्च की हैं। कैश इन हैंड 12,750 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कैश पहले से अवेलेबल है। कैश एट बैंक का मतलब हुआ पहले से बैंक में अवेलेबल है पैसा। फिर है रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश ₹1200 एंड अ चेक ऑफ ₹3200 अलाउड डिस्काउंट ऑफ ₹400। आगे कहता है कि पेड सैलरीज टू स्टाफ बाय चेक 25,600 की बात करता है। विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर द ऑफिस यूज। विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला गया किसके लिए? फॉर द ऑफिस यूज, यानी पैसा कंपनी के अंदर आया, बैंक से निकला कंपनी के अंदर पैसा आया। बच्चों ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि बैंक और कैश दोनों इफेक्ट होंगे। फिर बात करें इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक ऑन बैंक बैलेंस, तो ये इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट पे किया बैंक बैलेंस पर 1200 रुपए। फिर बात करें, लिखा है परचेज फर्नीचर इन कैश, हमने फर्नीचर खरीदा कैश में 16,500 रुपए का। फिर लिखता है कि पेड मोहन एंड कंपनी बाय चेक डिस्काउंट रिसीव ₹100, 10,900 की पेमेंट हो रखी है। प्रोपराइटर का मतलब हुआ ओनर, विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस, है ना, कैश फॉर हिज पर्सनल यूज, यानी इस मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए कंपनी से पैसा निकाला। अगर निकाला तो भैया ड्राइंग है वो। अगर मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है तो बच्चों हमारे लिए क्या है? ड्राइंग है। आगे कहता है कि सोल्ड गुड्स टू मनोज इन कैश, तो मनोज को गुड्स कैश में बेची गई हैं। डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू द बैंक, डिपॉजिट किया गया है ऑफिस का कैश बैंक में। तो फिर अब क्या होगा? ऑफिस का कैश डिक्रीज होगा और ऑफिस का जो बैंक है वो इंक्रीज होगा, यानी कंपनी की बात कर रहा है तो कंपनी का कैश जो है वो खत्म होगा और बैंक इंक्रीज हो जाएगा। तो भैया ये भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। समझ में आ गया होगा ना दोनों की तो आपको समझ में आ गया भैया यहाँ दो एंट्री ऐसी है जो कॉन्ट्रा एंट्री है। सेकंड थी बच्चों, मैं आप क्वेश्चन आज ब्लैक बोर्ड में लिख नहीं सकता क्योंकि मेरे पास जगह बिल्कुल नहीं है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड में जगह बिल्कुल नहीं, तो मैं क्वेश्चन लिख नहीं सकता। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से और साइड पर फोटो लगा लें आप, जिस तरीके से भी हो सकता हो, पॉसिबल हो वो कर लें आप, ठीक है। तो पहला देखो मार्च 2019 की बातें हो रही हैं, ठीक। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखिए बच्चों, तो मैंने क्वेश्चन जितना पॉसिबल है मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा आपको समझाने में ईजी रहेगा, बताया आपके समझने के लिए भी ईजी रहे। देखें सबसे पहले तो हमें बात दी है, देखो पहली बात वो कर रहा है, सारी बातें हो रही है मार्च की, 2019 का ईयर है। तो आपने जो डेट वाला कॉलम है उसमें लिखा 2019 दोनों साइड 2019 एक ही बार लिख देना है, बार बार नहीं करना। अब आपका मार्च चल रहा है 2019 मार्च, एक ही बार अगर लिख सकें तो लिख दें, अदरवाइज मैंने पहले में लिख दिया मार्च, अब मैं 2, 3, 4, 5 जो भी डेट होगी खाली डेट डालूंगा, ठीक। करना क्या है, समझ में आ गई बात। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि कैश इन हैंड हमारे पास है 12,750 रुपये, कैश एट बैंक हमारे पास है 72,400 रुपये, ठीक। ये हमारे पास है, ऑलरेडी हमारे पास है। अगर ऑलरेडी हमारे पास है तो मैंने कहा ये जो वाली साइड है जिसको हम बाई साइड कह रहे हैं, जिसको हम क्रेडिट साइड कह रहे हैं, वो तो हमारा साइड हुआ कैसा साइड? खर्ची वाली साइड भी, यानी हमारी एक्सपेंसेस इस साइड हम पेस्ट आउट करते हैं और हम जो टू जिसको हम डेबिट साइड कह रहे हैं यहाँ पर अपनी इनकम को पेस्ट करते हैं। तो जो हमारे पास ऑलरेडी है पहले से वो भी हमारी इनकम का ही पार्ट हुआ, वन इनकम का पार्ट, बिल्कुल इनकम का पार्ट हुआ। तो हम स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस बीडी, हम यहाँ से लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अगर हमें कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया होगा तो हम टू बैलेंस बीडी करके लिखेंगे, ठीक है। बाद हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। अच्छा, अब टू बैलेंस बीडी का मामला देखो क्या हुआ, कैश कितना हमारे पास है? 12,750 रुपये हमारे पास है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 12,750 रुपये, ठीक है। बात ये हमारे पास कैश अवेलेबल है। बैंक की बात करें 72,400, तो बैंक हमारे पास है 72,400। बात समझ में आ गई होगी। पहली बात तो बहुत सिंपल सी बात मैंने करी, ये हमारा मामला हो गया। अच्छा, अगली हम बात करें, लिखता है कि रिसीव फ्रॉम आशा, हमने आशा से रिसीव किया कैश कितना? 1200 रुपये। देखो वो कह रहा हमने आशा से रिसीव किया, ओके, क्या रिसीव किया? कैश रिसीव किया, कितना? 1200 रुपये, ठीक हो गया। अब हम देखें जो रिसीव हमारी होगी, जो हमारी इनकम रहेगी, हम उसको टू साइड पेस्ट आउट करेंगे ना, तो कैश में कितना लिखें? 1200 रुपये, ठीक है। 1200 रुपये कहाँ से आए, क्या रीजन है? तो लिखेंगे टू आशा, लिखेंगे टू आशाज, है ना, टू आशाज अकाउंट हमने लिख दिया 1200 रुपये। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। आगे क्या लिखता है? एंड अ चेक, चेक का मतलब क्या होता है? चेक का मतलब बैंक। क्यों भाई? अगर हम बात कर रहे हैं चेक की, तो चेक कहाँ डिपॉजिट होगा? बैंक में होगा ना। अल्टीमेट पैसा कौन रिसीव करेगा? बैंक करेगा। अगर मुझे कोई चेक दे दे, वो चेक लेकर मुझे बैंक जाना पड़ेगा,
तो अल्टीमेट पैसा कहाँ आएगा? बैंक में आएगा ना, बैंक में। तो जहां पर चेक लिखा रहे कहीं भी, वो चाहे 11th की अकाउंट पढ़ रहे हो या 12th की पढ़ रहे हो या कुछ भी अकाउंट में आप कर रहे हो, जहां चेक लिखा रहेगा तुरंत क्लिक करो कि भैया ये तो बैंक की बात हो रही। तो चेक फॉर रुपीज 3200, ठीक है। तो चेक आया हमारे पास 3200 रुपए का चेक आया है, मतलब बैंक को भी इनकम हुई 3200 रुपए की हुई। मैंने यहाँ 3200 लिखा, सेम डेट की बात हो रही है, मतलब आशा से ही हमें 1200 रुपए कैश रिसीव हुआ और 3200 का चेक रिसीव हुआ, जिसको मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, मतलब टू साइड डाल दिया। क्यों? क्योंकि भैया इनकम है दोनों। अच्छा, फिर एक बात और लिखता है, अलाउड डिस्काउंट ऑफ 400। डिस्काउंट का यहाँ कोई कॉलम नहीं बनाया मैंने, बनाया डिस्काउंट वाला मामला कैश बुक में मेंटेन होता ही नहीं है, ठीक है, जब तक कि आप डिस्काउंट का अलग से कॉलम ना बनाएं। था ही आपके सिलेबस में पहले कि डिस्काउंट का भी एक कॉलम खुला करता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक नहीं है, उसको आप दिखाते नहीं है। तो डिस्काउंट वाला मामला इग्नोर करिए। डिस्काउंट कहीं पर लिखा हो रिसीव या पेड वटेवर, उसको आप इग्नोर करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अगली बात करते हैं, ठीक है। ये बात थी 4 तारीख की, यानी 4 मार्च की। मैंने 1 मार्च यहाँ लिखा है, मैं सिर्फ 4 लिख रहा हूँ, डैश डैश कर दे रहा हूँ, बात वही है। अगली बात करें 7 तारीख की, पेड सैलरी बाय चेक 25,600। मतलब आपने क्या किया? सैलरी पेड आउट करी, मतलब खर्चा हुआ खर्चा, आपने सैलरी पे करी तो खर्चा हुआ ना बच्चों। खर्चा हम कहाँ दिखाते हैं? बाई साइड। अच्छा, खर्चा किसका? कैश वाले कॉलम का कि बैंक वाले कॉलम का? चेक लिखा है, चेक मतलब बैंक वाले कॉलम का। तो यहाँ हम लिखेंगे 25,600, यहाँ हम लिखेंगे 25,600 बैंक का खर्चा हुआ, ठीक है। इसका रीजन क्या था? तो रीजन था भाई इसका बाई सैलरी अकाउंट। रीजन क्या था? रीजन था आपका सैलरी अकाउंट, ठीक है। डेट क्या थी इस दिन? 7 मार्च थी, 7 मार्च। तो पहला मैं एक बार लिख दे रहा हूँ मार्च, 7 मार्च, ठीक बात। ये कहानी यहाँ भी समाप्त हुई। अच्छा, अगली बात करें विड्रॉ कैश। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनिएगा। और मैं आपको एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ इसके बाद, तो थोड़ा माइंड खोल के बैठना हुआ है, ठीक है। चलिए, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया, किसके लिए? फॉर द ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए 21,900 का। ये मतलब हुआ, देखें ये है कंपनी, ये कंपनी का बैंक होता है ना ऐसा। कंपनी ने क्या किया? विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। तो कंपनी ने यहां से कैश विड्रॉ किया और कैश वो यहां आ गया, लिखा है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, मतलब बैंक से पैसा निकला ऑफिस में आया। ऑफिस का मतलब ये हुआ, ऑफिस का मतलब ये हुआ कि कैश वाली बात हो रही है, कैश वाले कॉलम की बात हो रही है। मतलब बैंक से पैसा निकल कर कहाँ आया? कैश वाले कॉलम पर आया। मतलब ऐसा नहीं हुआ होगा जब बैंक से कैश निकल कर आया तो हमारे अकाउंटेंट के पास या हमारे पास उतना कैश हमारे हाथ में अवेलेबल होगा, है कि नहीं है ऐसा? बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर क्या हुआ? विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर द ऑफिस यूज। देखें तो यहाँ जो ऑफिस का कैश है वो तो प्लस हुआ, लेकिन जो साला बैंक है ना, जो बैंक है वो क्या हुआ बच्चों? वो डिक्रीज हो गया। तो बैंक डिक्रीज और ऑफिस का कैश इंक्रीज, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, और तो कॉन्ट्रा एंट्री की रिकॉर्डिंग दोनों साइड होती है, दोनों साइड, टू साइड भी बाई साइड भी। अब देखें यहाँ विड्रॉ कैश कहां से? बैंक से। तो बैंक के लिए तो खर्चा हो गया, बैंक वाले कॉलम के लिए तो खर्चा है, और खर्चे की रिकॉर्डिंग हम इस साइड करते हैं। कितना खर्चा है बच्चा? खर्चा हमारे पास है 21,900, तो बैंक के लिए तो खर्चा हो गया गुरु, 21,900 बैंक के लिए तो खर्चा है, और कैश वाले कॉलम के लिए इनकम है। अगर इनकम है तो इनकम साइड डालिए। तो कैश वाला कॉलम क्या है आपका? ये वाला है 21,900। क्या तारीख है उस दिन? 9 तारीख। दोनों जगह तारीख डाल लें आप, ठीक है। आपने लिखा 9 मार्च, ठीक बात, और यहाँ पे आपने लिखा 9 मार्च। ये कहानी भी 9 मार्च की है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर बैंक से 21,900 रुपये क्या गया है? कैश। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? बाई कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट। मैंने वैसे भी कहा अगर बैंक वाला कॉलम है तो उस बैंक, यहाँ पर बाई बैंक नहीं लिखेंगे, अपोजिट नाम आएगा, कैश का नाम आएगा। अब यहाँ कैश डाला तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर टू कैश लिख दूंगा, ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर टू बैंक लिखेंगे, तो लिखेंगे टू बैंक, ठीक है बात? ठीक है बात, बिल्कुल। तो ये आपकी है कॉन्ट्रा एंट्री, और कॉन्ट्रा एंट्री आपको यहाँ सी लिख कर शो करनी पड़ेगी कि भैया ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ताकि टीचर को समझ में आए अच्छा ये कर रहा है बच्चे ने, कहानी ये हो रखी है, ठीक है बात? तो आई होप इतनी कहानी आपको बहुत क्लियर समझ में आई होगी। बहुत इजी सी बात बता रहा हूँ मैं, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात करें, ठीक है बच्चों? तो आगे की कहानी समझें आप। क्या लिखा है देखो, इंटरेस्ट पेड बाई, यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट पेड बाई बैंक ऑन बैंक बैलेंस 1,200 रुपये। यानी क्या हुआ, जो हमारा बैंक है ना, तो बैंक ने हमें 1,200 रुपये का इंटरेस्ट अलाउ किया, ठीक है। क्या किया? इंटरेस्ट पेड बाई बैंक ऑन बैंक बैलेंस, हमको 1,200 रुपये बैंक बैलेंस पर इंटरेस्ट मिला। यानी जो हमारा बैंक में बैलेंस होता है ना, उस पर हम लोग इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। तो जरा सोच के देखो, क्या बैंक वाले आपको इंटरेस्ट आपको बुला के देते हैं क्या कैश आपको? क्या आपके हाथ में कैश पकड़ा देते हैं? नहीं होता ना ऐसा, वो आपके हाथ में कैश नहीं पकड़ाते,
वो आपके बैंक अकाउंट में ही आपका इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया करते हैं। क्लियर है बात? तो हमारे बैंक वाले कॉलम में, इस बैंक वाले कॉलम में 1200 रुपये की बढ़ोतरी हुई 1200 रुपये की बढ़ोतरी, यहाँ 1200 की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, बैंक वाले, कैश वाले में कुछ नहीं, बैंक वाले कॉलम में 1200 की बढ़ोतरी हुई। किस नाम से? टू बैंक इंटरेस्ट के नाम से। ठीक है, लिखेंगे आप टू बैंक इंटरेस्ट। तो हमको बैंक इंटरेस्ट मिला हुआ है 1200 रुपये के, कब भाई? 12 तारीख को। क्लियर है बात? है ना? तो ये जो इंटरेस्ट की कहानी है वो आपके बैंक में ही आएगी, वो आपको नहीं बुला के देंगे ऐसा, तो याद रखें बात। अच्छा, अगली बात करें, फर्नीचर परचेज इन कैश फॉर रुपीज 16,500, यानी आपने 16,500 का फर्नीचर खरीदा। कैसे? कैश में खरीदा। तो कैश में अगर खरीदा तो खर्चा किस वाले कॉलम का हुआ? कैश वाले कॉलम का। कितना? 16,500। तो लिखेंगे 16,500, लिखेंगे 16,500 और यहाँ पे लिख देंगे आप रीजन क्या था? रीजन था भाई फर्नीचर। ठीक है, रीजन था आपका फर्नीचर। ठीक है बात। डेट देखें, डेट क्या थी? 16 की डेट है आपकी। चलिए बात करते हैं 21 तारीख की। क्या हो रहा है? पेड मोहन, है ना, पेड टू मोहन बाई चेक 10,900, डिस्काउंट रिसीव 100 रुपये। डिस्काउंट रिसीव अलाउड गया भाड़ में, मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करनी ही नहीं होती है। यहाँ पे क्या लिखा है अपना? पेड मोहन बाई चेक, मोहन को चेक से मैंने 10,900 की पेमेंट करी है। पेड मोहन बाई चेक, मैंने मोहन को 10,900 की पेमेंट कर रखी है। किससे? बाई चेक। चेक मतलब बैंक। तो भैया बैंक वाले कॉलम का खर्चा कितना खर्चा हुआ है आपका? 10,900। 10,900 आप यहाँ पे लिखें। अब आपको रीजन देना पड़ेगा 10,900 क्यों खर्च हुए? बिकॉज ऑफ मोहन हुए। तो यहाँ लिखेंगे बाई मोहन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे बाई मोहन अकाउंट। ठीक है, बाई मोहन अकाउंट। ठीक बात। क्या तारीख है उस दिन? उस दिन तारीख है आपकी 21 मार्च चल रहा है। ठीक है बात। अच्छा, बात करते हैं अगले 24 की। लिखा है प्रॉपराइटर विड्रॉ, है ना, फ्रॉम ऑफिस कैश, यानी ऑफिस कैश का मतलब हुआ उसने कैश वाले कॉलम से निकाला है। फ्रॉम बैंक लिखा होता तो बैंक से निकाला होता, ऑफिस कैश लिखा है तो उसने कैश वाले कॉलम से निकाला है। तो प्रॉपराइटर विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए क्या होता है? अगर पैसा निकाले तो क्या कहलाता है? ड्राइंग कहते हैं। तो खर्चा हुआ ना ड्राइंग। तो 11,600 रुपये की उसने ड्राइंग कर रखी है। किस वाले कॉलम से? बैंक वाले कॉलम से कि कैश वाले कॉलम से? तो आप कहेंगे सर कैश वाले कॉलम से। तो यहाँ पर खर्चा हुआ 11,600 रुपये का। ठीक है, और 11,600 रुपये क्यों खर्च हुआ? बिकॉज ऑफ बाई ड्राइंग। यहाँ लिखेंगे बाई ड्राइंग। ठीक है बात। आप लिख देंगे यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट। ठीक है बात। जहाँ मैं अकाउंट नहीं लिख पा रहा हूँ, जो फर्नीचर में उसके पीछे अकाउंट नहीं लिख पा रहा, आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ तारीख है आपकी 24। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखें, मैं आपको बोल रहा था कि एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है। देखो, अगर लिखा हो ना कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसा निकला ऑफिस में आया, तो ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है। लेकिन अगर लिखा हो विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, क्योंकि वो पैसा निकलकर ऑफिस में नहीं आया, वो पैसा निकलकर कंपनी में नहीं आया, वो पैसा निकलकर मालिक के पास चला गया। ठीक है, तो इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री नहीं कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है जो बैंक और कैश दोनों वाले कॉलम इफेक्ट होने चाहिए। बैंक से पैसा निकलना चाहिए और आना कहाँ चाहिए? कंपनी के अंदर। अगर बैंक से पैसा निकलेगा और चले जाएगा मालिक के पास, तो उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री नहीं कहते, वो कॉन्ट्रा एंट्री कतई नहीं है। ठीक है बात। तो ये बात याद रखें। चलें आगे हम बात करें। लिखा है कि सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, यानी हमने मनोज को 14,800 में सेल कर रखी है। ठीक है, अब अगर सेल करेगी तो भैया हमारे पास पैसा भी आया होगा, पैसा आया होगा तो आने के एंट्री तो हम टू साइड करते हैं। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? 14,800 रुपये लिखेंगे। यहाँ पे आपको 14,800 की इनकम हो रखी है भाई। किस वजह से? सेल्स की वजह से। तो लिखेंगे टू सेल्स। ठीक है, हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितनी तारीख थी उस दिन? 29 तारीख थी। समझ में आ गई बात? वो इतना मुद्दा क्लियर हो गया होगा। अब आखिरी वाला जो देखें, डिपॉजिटेड ऑफिस कैश, ऑफिस का कैश डिपॉजिट कर दिया गया कहाँ? इनटू द बैंक। कितना? 21,200। ऑफिस का कैश, यानी कैश वाले कॉलम की बात हो रही है, तो कैश डिपॉजिट कर दिया गया बैंक में। क्या हुआ होगा? बैंक तो बढ़ा होगा, बैंक तो प्लस गया होगा, लेकिन कैश डिक्रीज हो गया होगा। पहले जाए बैंक, अगर प्लस होगा बढ़ोतरी होगी, इनकम होगी, टू साइड पेस्ट होगा। अगर गिरावट आएगी, डिक्रीजमेंट आएगा, तो बाई साइड रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ बैंक बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, 14,800 से प्लस हो रहा है, तो यहाँ लिखें 14,800 रुपये। समझ में आ गई बात? यहाँ लिखें 14,800 रुपये। उसके बाद यहाँ बैंक बढ़ा लेकिन कैश घटा है ना, कैश घटा ना, घटने की एंट्री इस साइड करते हैं, तो लिखेंगे 14,800, यहाँ भी लिखेंगे आप। अच्छा, ये कैश कहाँ चला गया? ये रीजन क्या था? बैंक था, तो लिखेंगे भाई बैंक अकाउंट।
वैसे भी आपको मैं बता दें कि अपोजिट नाम आपको यूज करना है, अगर कॉन्ट्रा एंट्री हो रही तो अपोजिट नाम यूज करना है, कैश वाले कॉलम में है तो बैंक लिखना है, बैंक वाले कॉलम में तो कैश लिखना है, ठीक है। डेट क्या है इसकी 31 मार्च, ठीक है बात। अच्छा यहाँ बैंक इंक्रीज हुआ किस वजह से, कैश की वजह से, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। सेम 31। अब जहां आपका एलएफ है वहां आप सी लिखेंगे, ठीक है, जहां आपका एलएफ है उसके आगे आप सी लिखेंगे, क्योंकि क्या शो कर रहे हैं आप शो कर रहे हैं कि भैया दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। अब देखें, अब सिंपल सा मुद्दा हुआ, अब करना क्या है, अब कुछ नहीं, अब टोटलिंग करनी है भाई। अब क्या करना है हम लोग को, टोटलिंग करनी है ना। अब हम लोग को क्या करनी है बच्चों, हमें अब कुछ नहीं करना, हमें अब टोटलिंग करनी है, ठीक है, हमको अब टोटलिंग करनी है। समझ में आ गई बात। अब देखिए टोटलिंग करते वक्त एक बात फिर आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा ध्यान से। मैंने आपको, जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे थे, मैंने आपको कहा था कि कंपनी कभी भी अभी अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च नहीं करती, वो कंपनी कभी भी अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च नहीं करती। तो क्या होता है बच्चों, कैश वाला जो कॉलम है ना, टू साइड वाला हमेशा बड़ा आएगा, क्योंकि भैया ये इनकम साइड है। तो कैश वाले कॉलम में ये कन्फर्म होता है, ये कन्फर्म, मतलब ये 101% गारंटी ले जाओ। अगर आप इनको ऐड करोगे ना, इस वाले कॉलम को, कैश वाले कॉलम को ऐड करो और इस वाले कॉलम को ऐड करो, आप देखिएगा ये छोटा आ रहा होगा या बड़ा आ रहा होगा, ठीक है। मतलब इनकम हमेशा ज़्यादा होती है अगर कैश वाले कॉलम की बात करें तो। लेकिन बैंक वाले कॉलम में कहीं कहीं ऐसे चांस हैं कि हो सकता है कि खर्चा बढ़ जाए और हो सकता है कि इनकम बड़ी हो, ठीक है। तो हम जब टोटलिंग करें कैश का, तो हम हमेशा टू साइड से प्लस करते हुए यहाँ पे एक सम लिखें, उस सम को यहाँ पर रिपीट कर दें, फिर उस सम से ये सारे खर्चे लेस कर दें, यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी लिख दें, क्लोजिंग बैलेंस कितना रहा, जैसे ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग कितना, मतलब हमारे पास अब कितना कैश बचा हुआ है, इतना कैश था हमारे पास, इतनी हमारी इनकम हुई, इतने खर्चे हुए, उसके बाद हमारे पास अब कितना बचा हुआ है, उसको हम यहाँ बाई बैलेंस सीडी कहते हैं। लेकिन बैंक वाले में थोड़ा मुद्दा खराब है, कई बार हो सकता है कि याला बड़ा आए और हो सकता है कि याला खर्चा बड़ा आ जाए, ठीक है। अब अगर खर्चा बड़ा आ जाएगा तो फिर तो बैंक को ओवरड्राफ्ट हो गया, और अगर ये बड़ा आएगा तो फिर बैलेंस सीडी ही रहेगा। तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लें कि क्या हो रहा है मामला, ठीक है बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक बार देख लें कि हो क्या रहा है। तो बेटा थोड़ा सा एक गलती हो गई है, यहाँ पर ये डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू द बैंक 21,200 लिखा था, मैंने 14,800 पढ़ दिया वो, तो ये 21,200 है बच्चों, ठीक है, ये आपका है 21,200, ठीक है। जो कॉन्ट्रा एंट्री है आपकी वो 21,200 की है, यहाँ पे आप 21,200 कर लेंगे इसको, ठीक है। तो गलती से मेरी यहाँ नजर पड़ गई, 14,800 नहीं 21,200 की बात हो रही है, 21,200 यहाँ भी 21,200 यहाँ भी, ठीक है। अब तो प्लस प्लस करते हैं कि मामला क्या बन रहा है, ठीक है बात। देखिए बच्चों, तो ये आपका आ रहा है 50,650 रुपये, 50,650 रुपये ये आ रहा है, 50,650 रुपये ये वाला साइड, ठीक है। यही सम हमने यहाँ पे रिपीट करना है, 50,650। समझ में आ गई बात। आपने ये सम इन सब 12,750, 1,200, 21,900, 14,800 रुपये प्लस के आया 50,650 रुपये, मतलब आपके पास इन टोटल 50,650 रुपये थे। इसी सम को आप यहाँ पे रिपीट करेंगे, और हमेशा इसको टू से ही अप्रोच करें, आप कैश वाले कॉलम को टू साइड से ही अप्रोच करें। तो यहाँ पर आपने लिखा, आप क्या करेंगे, रफ में कहीं जाएंगे, रफ में 16,500 प्लस 11,500 प्लस 21,200 को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा इन तीनों को ऐड करके जो आंसर आएगा उसको लेस करेंगे 50,650 रुपए से। मतलब आपकी ये इनकम है भाई, आपकी इतनी इनकम है और ये खर्चे हैं, तो इनकम से खर्चे लेस कर दीजिए तो आपका बैलेंस शीट निकल आता है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 31 की ही डेट डालेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे आप बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, बाई बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना है, समझ में आई बात। तो क्लोजिंग बैलेंस आपको बच रहा है 1,350 रुपये, ये बच रहा है आपका अल्टीमेट लेवल पर 1,350 रुपये, ठीक है बात। अब बैंक वाले कॉलम का आप बोथ साइड देखिए, यहाँ 72,400, 3200, 1200, 21,200, ये टू साइड की बात हो रही है। और अगर हम बात करें, है ना, अगर हम बात करें इस साइड की, इस साइड की बैंक वाले कॉलम की, तो बहुत कम फिगर आपको दिख रहे हैं, 25,600, 21,900, 10,900 दिख रहा होगा ना आपको, बहुत कम चीजें, तीन ही चीजें हैं। तो यानी यहाँ पर भी हम देखें तो टू वाला बड़ा आ रहा है भाई, वैसे बड़ा है, तो मतलब इनकम बड़ी है खर्चे कम है, इनकम बड़ी है और खर्चे कम है, तो फिर इसको टू साइड से अप्रोच करिए। अगर उल्टा हो गया ना, कभी खर्चे बहुत बड़े दिख रहे हैं आपको लेकिन इनकम बहुत कम है, तो उस टाइम आप बाई साइड से अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने का मतलब क्या है, प्लस करने की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कैश वाले कॉलम में आप हमेशा टू साइड से अप्रोच करिए, यानी इसी को प्लस करिए, जो प्लस करके आंसर आएगा उसको यहाँ रिपीट करिए, फिर इस आंसर से जितने खर्चे हैं इनको कहीं रफ में ऐड करके इससे लेस कर दीजिए, तो आपका बैलेंस शीट निकल आता है। वो हुआ बात अप्रोच करने की। और अब यहाँ बैंक की बात करें तो यहाँ से अप्रोच करिए, क्योंकि ये वाला फिगर बड़ा आना चाहिए, है ना, दिख रहा होगा आपको भाई। तो यार आपका इन टोटल 98,000 रुपये, यार आपका 98,000 रुपये, और यहाँ भी आप लिखेंगे 98,000 रुपये। जो सम बड़ा आएगा उसको बोथ साइड रिपीट कर देना होता है, वो चाहे यहाँ बड़ा है चाहे यहाँ बड़ा है,
बैंक वाले के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। 98,000 में से 10,900, 21,900, 25,600 को लेस करें, ठीक है। 98,000 में से 10,900, 21,900 और 25,600 को लेस करने के बाद बच रहा है 39,600। 39,600 तो ये आपका बैलेंस शीट हो गया, ठीक है बच्चों, ये आपका बैलेंस शीट आया। ठीक, होप आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ आया हो, ठीक है। और अगर समझ आया हो तो फिर आप थोड़ा सपोर्ट करें, वीडियो को सर्कुलेट करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।